अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला एक वार्निंग है पूरी दुनिया के लिए कि कैसे अमेरिका जब चाहे तब किसी भी देश में कब्जा कर सकता है। अगर वो देश अमेरिका से कमजोर हो तो उसके नेचुरल रिसोर्सेज को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। और अमेरिका की हिस्ट्री साफ रही है, ये हर देश में जाते हैं, वहाँ पे लड़ाई करवाते हैं, उस देश को बर्बाद करते हैं, फिर वहाँ से चलते बनते हैं। और क्या यूएस वर्सेस वेनेजुएला के अंदर भी यही हो रहा है? क्योंकि एक तरफ है वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स और वहीं दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश वेनेजुएला। पावर गैप की बात करें तो यूएस की इकोनॉमी है $25 ट्रिलियन, साथ के साथ इनके पास है वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। और वहीं वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हालांकि एक टाइम पे ये लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था, लेकिन अब इसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद है। तो ये पावर गैप इतना ज्यादा है कि इसको आसानी से समझने के लिए आप ये समझ लो, इताची की लड़ाई हो गई है नरेंद्र मोदी जी से। और जितने भी लोग एनिमे देखते हैं उनको अच्छे से पता है इताची इतना पावरफुल है कि वो पूरी की पूरी यूएस मिलिट्री को अकेले पेल सकता है। और यही सेम सीन वेनेजुएला वर्सेस यूएसए में देखने को मिल रहा है। काफी सारे लोग कह रहे हैं इसी तरीके से किम जोंग को भी पकड़ लो। अब माना किम जोंग शक्ल से हगा हुआ डोरेमोन लगता है, पर सच्चाई तो ये है यूएसए चाह के भी किम जोंग को फिलहाल तो नहीं पकड़ सकती। अब इसके दो मेन रीजन है। पहला, नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर चाइना के द्वारा प्रोटेक्टेड है। सेकेंडली, नॉर्थ कोरिया के पास खुद की एक अच्छी खासी मिलिट्री है जो किम जोंग को बचाएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर गलती से भी अमेरिका किम जोंग को पकड़ने में कामयाब रहता है तो किम जोंग किसी सुसाइड बॉम्बर से कम नहीं। वो खुद तो जाएगा लेकिन साथ के साथ अगल बगल के दुश्मन देशों में परमाणु बम छोड़ते हुए जाएगा। और इससे क्या होगा, पूरी की पूरी धरती में से लगभग 20 से 30% धरती बर्बाद हो जाएगी। और ये चीज अमेरिका को अच्छे से पता है, किम जोंग को पकड़ने का मतलब धरती की बर्बादी है। तो वो चाह के भी ऐसा रिस्क तो नहीं लेने वाले जिसमें उनका कोई ज्यादा बड़ा फायदा है भी नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं। अब वापस से आए वेनेजुएला के पास, तो वेनेजुएला के पास एक ब्लेसिंग है। इसके पास दिया गया है नेचर के द्वारा सबसे बड़ा जैकपॉट, यानी कि ऑयल वेल्थ का जैकपॉट। इनके पास इतना तेल है कि सऊदी अरेबिया जो तेल बेच बेच के आज इतनी अमीर बन चुकी है, वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं। पर यही ऑयल रिजर्व इनके लिए ब्लेसिंग से ज्यादा एक ट्रैप बन चुका है। काफी सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के हिसाब से ये लोग रिसोर्स कर्ज में फंसे हुए हैं। रिसोर्स कर्ज को अगर आसानी से समझे तो इसका मतलब होता है जब आपके पास औकात से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हो तो इससे आपके देश में करप्शन बढ़ता है। करप्शन से आपके देश के अंदर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि सारा पैसा देश में लगने के बजाय सरकार के जेब में जाने लगता है। और एग्जैक्टली वेनेजुएला के अंदर यही हो रहा है। ये लोग ऑयल पे इतना डिपेंडेंट हो गए, इन्होंने दूसरी इंडस्ट्री पे ध्यान ही नहीं दिया। ना इन्होंने टेक्सटाइल पे ध्यान दिया, ना इन्होंने रोडवेज पे ध्यान दिया, ना इन्होंने किसी भी तरीके की फैक्ट्रीज पे ध्यान दिया। और जब आपका देश पूरी तरीके से ऑयल पर डिपेंडेंट हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। क्योंकि अगर ऑयल का प्राइस गलती से भी ज्यादा होगा तब तो आप माला माल हो जाओगे, पूरी की पूरी सरकार माला माल हो जाएगी। और सरकार अगर पैसे का अच्छा इस्तेमाल करेगी तो देश भी माला माल हो जाएगा। लेकिन यही ऑयल प्राइस गलती से गिर जाता है तो आपकी देश की इकोनॉमी गिर जाएगी, आपका देश पूरी तरीके से बदहाल हो सकता है, खाने के लाले बढ़ सकते हैं। और इसी फेनोमेनन को कहते हैं बूम और बस्ट साइकिल, जहाँ पे आपकी देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से ऑयल पर डिपेंडेंट हो जाए। और वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ। जो पैसा लोगों के लिए लगना चाहिए था वो पैसा सरकार का प्राइवेट पैसा बन चुका था। सरकार खुद को अमीर बना रही थी लोगों की मदद करने के बजाय। और दशकों तक ऐसा ही चला और देश की हालत इतनी खराब हो गई कि यहाँ के लोग नोटों को बंडल में लेके जा रहे थे तब भी कुछ खरीद नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि यहाँ की करेंसी के हिसाब से अगर आपके पास मिलियंस भी हो, यहाँ तक कि बिलियंस भी हो, तो आप ज्यादा अमीर नहीं हो, आप ज्यादा कोई बेसिक सामान ही खरीद पाओगे। तो कंक्लूजन, ऑयल अगर आपका दोस्त बन सकता है तो उससे ही बड़ा दुश्मन बन सकता है। अब काफी सारे लोगों के अंदर डाउट है वेनेजुएला के जो साथ हुआ क्या वो गलत हुआ या सही हुआ। अब देखो, इसको आसानी से समझने के लिए हमें वेनेजुएला के पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। अभी इंडिया में काफी सारे लोग वेनेजुएला के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं। इन घोड़ों को पता भी नहीं होगा वेनेजुएला देश एक्चुअली में है क्या। अब देखो, अमेरिका दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन वेनेजुएला की हालत अमेरिका के टांग अड़ाने से पहले से ही खराब है। इस बात को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा साल 1990 में, जब शुरुआत हुई थी हुगो चावेज की। हुगो चावेज एक मिलिट्री की ऐसी पर्सनैलिटी जो पूरी तरीके से कैरिज्मेटिक था। ये अपने भाषण के लिए जाना जाता था, लोगों के दिलों को जीतने के लिए जाना जाता था। और इस बंदे ने साल 1992 में सरकार को पलटने तक की कोशिश की, तख्ता पलट करने तक की कोशिश की, जिसके कारण इसको कई साल के लिए जेल हो गई। लेकिन फिर वक्त आता है साल 1998 जब ये इलेक्शन लड़ता है और लकीली जीत भी जाता है। और जैसे ही ये इलेक्शन लड़ता है इसको वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और ये जीत वेनेजुएला के हिस्ट्री के लिए बड़ी थी, क्योंकि उस समय लोगों के हिसाब से पहली बार एक ऐसा प्रेसिडेंट आया था जो लोगों के लिए सोच रहा था, गरीब लोगों के लिए सोच रहा था और देश से करप्शन हटाने की बात कर रहा था। फिर इसके बाद ह्यूगो चावेज ने साल 1999 में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। इसको इसने नाम दिया बोलिवेरियन रेवोल्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसने काफी सारे टीवी शोज पे रोक लगाई, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, यहाँ तक कि मीडिया तक पे कंट्रोल करने की कोशिश की। जहाँ एक तरफ चावेज वादा कर रहा था कि वो लोगों के लिए काम करेगा, लोगों के हित के लिए काम करेगा, देश से गरीबी मिटाएगा, वहीं दूसरी साइड चावेज की एक डार्क साइड भी थी। ये पहले से ही बदहाल डेमोक्रेटिक देश को पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करना चाहता था और इसके लिए इसने कई बार ट्राई किए। इसने कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, इस तरीके से बदलाव करने की कोशिश की कि इसको बार बार प्रेसिडेंट बनने का मौका मिले बिना किसी इलेक्शन के। और 2007 आते आते ये अपने हौसलों पे पूरी तरीके से बुलंद हो चुका था, लेकिन इसकी ज्यादातर चीजें कामयाब हुई नहीं। फिर आता है वक्त 2013 जहाँ पे इसकी मौत हो जाती
आती है। लेकिन ह्यूगो चावेज मरने से पहले अपना पॉलिटिकल वारिस चुन के जा चुका था और इस वारिस का नाम था निकोलस मडूरो। और जैसे ही निकोलस मडूरो पावर में आया तो लोगों ने काफी सारी चीजें नोटिस की। ये बंदा किसी भी तरीके से ह्यूगो चावेज के आसपास भी नहीं था पर्सनैलिटी के मामले में। प्लस इसका भाषण उतना ज्यादा प्लीजिंग नहीं होता था, उतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होता था, तो लोगों को लगा ये काफी हद तक कमजोर लीडर है। पर उनको ह्यूगो चावेज पे अंधा भरोसा था, जिसके कारण वो निकोलस मडूरो को किसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसको भी ये लोग भगवान की तरह देखना शुरू कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मडूरो के पावर में आते ही वेनेजुएला की किस्मत थोड़ी सी पलट गई। 2014 के आसपास पूरे का पूरे ऑयल मार्केट में एक ग्लोबल क्राइसिस आया। जो बैरल आपको $100 में मिलता था, अब वही बैरल अब हो चुका था $30 का। मतलब प्राइजेस 3 गुना से ज्यादा कम हो चुके थे। इसका मतलब साफ साफ था, जो भी देश ऑयल पर डिपेंडेंट थे उनकी बर्बादी की शुरुआत यहाँ से होने लगी थी। और वेनेजुएला पहले ही एक ऐसा देश बन चुका था जो पूरी तरीके से ऑयल पर डिपेंडेंट था। इनके पास कोई दूसरी फैक्ट्री नहीं थी, बिल्कुल ना के बराबर थी। तो इनके ऊपर ये बहुत ही ज्यादा घातक असर किया, क्योंकि वेनेजुएला 40 नहीं 50 नहीं बल्कि 96% ऑफ द इनकम इनकी आती थी सिर्फ ऑयल से। और जब आपकी देश की 96% इनकम ऑयल से आ रही हो, लगभग 100% इनकम ऑयल से आ रही हो, तो 3 गुना प्राइस कम होने का मतलब है आपके पूरे देश की इकोनॉमी 3 गुना से ज्यादा कम हो चुकी है। और इसी के कारण जब तक साल 2017 और 18 आया, पूरी की पूरी वेनेजुएला की हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। इनकी करेंसी किलो के हिसाब से बिक रही थी। लोग लिटरली रद्दी के भाव में नोट ले रहे थे, फिर भी उनको एक ब्रेड का टुकड़ा जाके मिल रहा था। वहां के लोगों ने ये मान लिया कि अब हम वेनेजुएला की करेंसी के हिसाब से मिलियनेयर तो बन चुके हैं, इनफैक्ट बिलियनर भी बन चुके हैं, लेकिन हम अपना बेसिक रिसोर्सेज भी पूरा नहीं कर पा रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीज वेनेजुएला के साथ तब हो रही थी जब यूएसए ने इनके ऊपर सैंक्शंस तक नहीं लगाए। यूएसए ने किसी तरीके का कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। मतलब बिना किसी यूएसए के इंटरफेरेंस के ये देश ऑलरेडी बर्बादी के कगार पे जा चुका था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यूएसए को इस देश में ऐसा क्या दिखा कि ये यूएसए अब वेनेजुएला के हाथ धो के पीछे पड़ गया। अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर आप अमेरिका देश के आसपास हो और आपके पास बहुत सारा खजाना मिल जाए तो ये खजाना आपका नहीं है, ये खजाना बन चुका है यूएसए का। और यूएस की हिस्ट्री रही है, जहां पे भी किसी पड़ोसी देश में, किसी कमजोर देश में कुछ अच्छा खासा माल मिलता है तो यूएस अपना इंटरफेरेंस करता ही करता है। प्लस यूएस की स्ट्रेटजी सिंपल है, ये लोग लड़ाई करने से ज्यादा लड़ाई करवाने में फोकस रखते हैं, अपने हथियार बेचने में फोकस करते हैं। और यही सेम स्ट्रेटजी रशिया की भी है। इसलिए आप कभी भी यूएसए रशिया को आपस में साथ साथ लड़ते हुए नहीं देखोगे। कभी भी लड़ाई होती है या तो रशिया के किसी दोस्त की यूएसए के किसी दोस्त के साथ ही होती है। कभी भी यूएसए रशिया डायरेक्टली नहीं लड़ते, और ये डायरेक्टली लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि यूएसए को भी पता है रशिया बेशक उनसे कमजोर है पर इतना पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे अमेरिका को बर्बाद कर सकता है। और ये चीज रशिया को भी पता है, यूएस उनसे इतना पावरफुल है कि अगर लड़ाई होती है तो पूरा का पूरा रशिया तो साफ होगा ही, साथ के साथ आधे ज्यादा धरती भी बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए कभी भी यूएस वर्सेस रशिया आपस में नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो सिर्फ इनके आपसी दोस्त या फिर इनके चमचे। और अगर यूएसए वर्सेस वेनेजुएला की हिस्ट्री को देखें तो ह्यूगो चावेज जाना ही जाता था यूएसए को चिढ़ाने के लिए। हालांकि यूएसए ने इसको शुरू में टॉलरेट किया, लेकिन कब तक टॉलरेट करते, उनको बस मौके की तलाश थी कब वो हमला करे और पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी में से अपना फायदा उठाए। और जब मडूरो पावर में आया तो इस बंदे ने डेमोक्रेसी को हटा के पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप ही कन्वर्ट कर दी। और इससे यूएसए को बहाना मिल गया, कभी ना कभी तो हम इस देश पे कब्जा करेंगे ही करेंगे। और इसीलिए यूएसए का कहना है कि वो वेनेजुएला पे इसलिए घुसे क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी देते हैं, वो डेमोक्रेसी को प्रायोरिटी देते हैं। पर सच्चाई तो यही है, इनको ह्यूमन राइट से ज्यादा वेनेजुएला की इकोनॉमी या स्टेबिलिटी से ज्यादा इनको पड़ी है तो सिर्फ वेनेजुएला के अंदर पड़े ऑयल की। क्योंकि ये ऑयल अगर यूएसए के हाथ में लग जाता है, जो ऑलरेडी इतनी पावरफुल कंट्री है, जिसके पास ऑलरेडी इतनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है, इस तेल की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूएसए को और ऊपर लेके चली जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से वेनेजुएला के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल पड़ा है। समझ रहे हो, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब कई सारे देशों की इकोनॉमी मिला के भी ट्रिलियन डॉलर्स नहीं पहुंचती। अब वो सारा का सारा तेल का कंट्रोल चला जाएगा यूएसए के हाथ में, जो ऑलरेडी इतनी पावरफुल है, अब ये और ओवर पावर्ड हो जाएगी। और अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए यूएसए ने काफी अच्छी स्ट्रेटजी रही, जैसे कि 2015 में ओबामा के टाइम पे इन्होंने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए। फिर 2017 में जब ट्रम्प सरकार आई तब इन्होंने कुछ सैंक्शंस लगाए। इनका बेसिकली प्लान था सैंक्शंस लगा के वेनेजुएला की इकोनॉमी को इस तरीके से क्रिपल कर दिया जाए कि मडूरो को पैसों की तंगी हो जाए और वो पावर से हट जाए। बट अनफॉर्चुनेटली यूएसए के बार बार सैंक्शंस लगाने के बाद भी मडूरो इलीगली रशिया की मदद से इधर उधर तेल बेच रहा था, किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहा था। और ये चीज यूएसए को पसंद नहीं आई। उनको समझ में आ गया सैंक्शन लगाने से तो मडूरो का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये पावर से इतनी आसानी से तो नहीं हटने वाला। फिर उसके बाद 2023 में जब मडूरो ने वादा किया कि हाँ वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना देगा वेनेजुएला को, तो यूएसए थोड़ा बहुत सैंक्शन को हटा देता है। लेकिन 2024 में मडूरो फिर अपनी पे आ जाता है, वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को लगाता ही नहीं है, डिक्टेटरशिप को ही लागू रखता है। जिसके बाद यूएसए का मत्था होता है गरम और वो फाइनली उनको एक बहाना मिल जाता है मडूरो को पकड़ने का। और काफी सारी कॉन्स्पिरेसी तो ये भी
भी कहती है ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया जल्दबाजी में क्योंकि अभी उसका नाम एप्स्टाइन फाइल में आ चुका है कि कैसे वो बच्चियों के साथ गुलू गुलू करता था, मजे मजे हरकत करता था वगैरह वगैरह। तो ट्रंप नहीं चाहता था सबका ध्यान एप्स्टाइन फाइल पर जाए, तो उसने इसीलिए मर्डरों को कैप्चर किया ताकि पूरी दुनिया मर्डरों के ऊपर जाए और उसका एप्स्टाइन फाइल के ऊपर से जो भी ट्रेंड चल रहा है वो हट जाए। अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है कि ट्रंप सच में गुलू गुलू करता था कि नहीं करता था, ये तो खैर ट्रंप ही जाने, वो एप्स्टाइन ही जाने, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास ना सबूत है ना कुछ है। वो एप्स्टाइन फाइल के अंदर है, थोड़ा बहुत पेज निकला उससे तो यही पता चला गुलू गुलू तो करने के चांसेस हैं। जब बाकी पेजेस निकलेंगे उस बारे में डिटेल बता दूंगा मैं। अब सवाल ये, जब मर्डरो की हालत में वेनेजुएला की हालत इतनी खराब हो चुकी थी फिर भी ये पावर से हटा कैसे नहीं? अब देखो जो ह्यूगो चावेज बंदा था उसको लोग भगवान की तरह पूछते थे, जैसे हमारे देशों में ये आसाराम बापू या ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को नहीं भगवान की तरह पूछने लगता है अगर आप अच्छे से बात कर लो या फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव हो जाओ। उसी तरीके से ह्यूगो चावेज भी काफी कैरिज्मेटिक था, इसकी स्पीकिंग स्किल काफी अच्छी थी जिसके कारण लोग इसको भगवान मानने लगे। और जब भगवान अपना वारिस चुनेगा तो उस वारिस को भी लोग भगवान मानते थे और यहाँ पे ये वारिस था निकोलस मडुरो। लेकिन काफी सारे लोग मडुरो को नापसंद भी करते थे। ऑब्वियसली बात है जब आप गरीबी में चले जाओ, आप खुद देखो देश की हालत इतनी खराब हो चुकी है एक ऐसे लीडर के कारण जो कुछ भी नहीं कर रहा, खुद को अमीर बना रहा है, तो आप कहीं ना कहीं हद तक उस लीडर को क्रिटिसाइज करोगे, उस लीडर की बात आपको समझ में आ ही जाएगी। प्लस मडुरो की स्ट्रेटजी सिंपल थी, जब भी कोई सैंक्शन लगते थे तो वो अपना नैरेटिव सेट करते थे कि हमारा देश जो बर्बाद हो रहा है वो यूएसए के कारण हो रहा है। हालांकि सैंक्शन से पहले भी वेनेजुएला बर्बाद हो रहा था और वहां पे भी ये लोग ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे थे कि ये सारी की सारी गलती किसी और कंट्री की है, जिससे वहां के लोगों के मन में ये बात आ गई कि इसमें हमारे प्रेसिडेंट की गलती नहीं है, ये तो बाहर के लोग हमारे को तंग कर रहे हैं। प्लस जिन लोगों को समझ में भी आ जाता था कि मडुरो की सच्चाई क्या है, वो लोग जेल के कारण किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि अगर आप एक डिक्टेटरशिप वाले देश के अंदर इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हो तो वहां पे आपको इंसाफ से ज्यादा जेल मिलेगी और कई कसर में तो आपको उम्र कैद तक मिल जाए। और यही चीज लोगों को अच्छे से पता थी कि प्रोटेस्ट करने का मतलब खुद की बर्बादी है, तो वो चाह के भी प्रोटेस्ट करने से पहले 10 बार सोचते थे। और यही चीज जब दशकों से चलती आ रही हो, दशकों से किसी देश के अंदर डिक्टेटरशिप चलती आ रही हो, तो बचपन से ही आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि प्रोटेस्ट करने का मतलब खतरा है, जान को खतरा है, तो आप चाह के भी किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट तो वैसे भी नहीं करने वाले। यही सेम चीज नॉर्थ कोरिया में भी हो रही है। वहां के डिक्टेटर बचपन से ही उनको इतना डरा कर रखते हैं कि जब तक आप घोड़े की उम्र के हो जाते हो तब तक आप किम जोंग उनको भगवान मानने लगते हो, उसके खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचते हो। यहाँ तक कि अगर किसी नॉर्थ कोरियन बंदे को अचानक से अमेरिका टेलीपोर्ट कर दिया जाए, वहां पे आप किम जोंग के खिलाफ मीम बनाओ, तो वो बंदा 10 बार सोचेगा हंसने से पहले। उसको लगेगा उसको किसी सर्विलेंस में रख दिया गया है, उसके ऊपर आसपास से नजर रखी जा रही है, हो सकता है किम जोंग उसका टेस्ट ले रहा है कि वो इस सिचुएशन में क्या करता है। खैर वेनेजुएला की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि सबसे ज्यादा सफर जो कर रहा है वहां के आम लोग कर रहे हैं। वहां उनके पास खाने को पैसे नहीं, पैसे के नाम पर रद्दी भर भर के नोट है पर वो भी किसी काम के नहीं। तब ये देखना है वेनेजुएला की हालत किस तरीके से ठीक हो पाती है फ्यूचर में। जबकि अमेरिकी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक तो ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी टाइम नहीं दे रहे। तो अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो इस भड़वे को गाली देके जाना, इस चैनल को अनसब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।